में वो न्यायालय की शक्ति है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अपने हिसाब से या अपने अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल उसको इंटरप्रिटेशन कर सके। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये बात आ जाती है कि कैसे किस तरीके से हमारे कोर्ट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होते हुए, सॉरी, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ से होते हुए या कानून की उचित प्रक्रिया से होते हुए वो अ, जो अ, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और उससे वो हटते हुए वो कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ में वो चले गए हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो जापानी शब्दावली है ये जापान से ली गई है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि न्यायालयों को जो संविधान है उसके प्रावधानों को की व्याख्या करनी होती है। इसका अर्थ ये है कि न्यायालय लेटर ऑफ लॉ, ये लेटर ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि जो शब्द हैं वो कानून के शब्द हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का इंटेंशन, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये तो भारत में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से जब हमने संविधान में उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को हमने स्थान दिया। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये एक अमेरिकन शब्दावली है कि कानून बनाने के पीछे उसका मंतव्य क्या था, कानून संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव रखता है। न्यायालय, इसके अतिरिक्त न्यायालय जो कानून है उसकी इक्विटी यानी कि औचित्यता की भी जांच कर सकता है। और इस पूरे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसके पीछे तीन सिद्धांत काम करते हैं, और मैं इसको इसलिए बीच में लाया हूं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ताकि हम समझ सकें कि जो गोलकनाथ केस में निर्णय दिया गया वो कहीं ना कहीं बाद में ये माना, और बहुत सारे जूरिस्ट ने ये कहा कि ये जो निर्णय दिया गया है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के ऊपर आधारित नहीं होकर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर आधारित था। तो अब इसके पीछे तीन सिद्धांत हैं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कानून के शब्द यानी कि लेटर ऑफ लॉ, कानून क्या कहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कानून के पीछे की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ द लॉ। अब आप देखेंगे कि जो हमारा पहले वाला जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसमें स्पिरिट ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कानून जब बनाया गया था तो उसके पीछे व्हाट वाज द रीजन या उसके पीछे स्पिरिट क्या थी। और तीसरा है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जिसके हिसाब से देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि कानून की औचित्यता क्या है। अब कानून की औचित्यता यानी कि जो कानून बनाया गया है व्हाट इज दी उसकी पीछे जो इक्विटी है वो क्या है। अब इसके अलावा एक जिसको बार बार हम देखते हैं कि, और जो आपका भारत में बाद के सालों में जिस केस ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिसको बार बार जिस केस को बहुत ही ज्यादा कोट किया है वो है वेडनेसबरी केस है। वेडनेसबरी केस में ये इंग्लैंड का एक केस है 1948 का, और उसमें ये कहा गया कि किसी भी जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसका जो एक्शन है दैट इज रीजनेबल और नॉट, वो रीजनेबल के ऊपर सारी की सारी व्याख्या की गई। और ये केस था एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड वर्सेस वेंसबरी कॉर्पोरेशन, ये 1948 का केस है, और रिपीटेडली बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने निर्णयों में कोट किया। अब जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात हमने की, तो इसके बाद में गोलकनाथ केस के एक तरीके से जब गोलकनाथ केस का निर्णय आया तो उसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव हुए। दूरगामी प्रभाव हुए ये हुए कि, और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि भारत में न्यायालय ने एक विशेष स्थिति उस समय प्राप्त की है जिस समय केंद्र में सरकार की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। और जवाहरलाल नेहरू ने पहले सालों में जब ये कहा कि न्यायालयों को थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं बनना चाहिए, यानी कि उसको लेजिस्लेचर का तीसरा सदन नहीं बनना चाहिए। गोलकनाथ केस में जो निर्णय आया उसके दूरगामी प्रभाव ये निकले
कि एक तरीके से वापस जो बहस थी वो घूम फिर के, जब फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में जो बहस शुरू हुई थी, वो घूम फिर के ये बहस वापस आ गई कहां पर? वापस आ गई आपकी